हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स बजट 2019 को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है कि जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख कर दी है गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपीस है, जैसे कि पहले हुआ करती थी। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर उनकी उम्र 60 साल या उससे कम है तो वहां पर जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख जो रहती थी वही है अभी भी। ठीक है, आपको अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में तो आपको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो जो ये मार्केट में चल रही है र्यूमर कि गवर्नमेंट ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख कर दी है, अगर हमारी इनकम 4 लाख 5 लाख रुपए हो जाती है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में तो हमें रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो 5 लाख का कॉन्सेप्ट है ये है क्या एक्चुअली। ये अगर आपने 87A के बारे में कभी सुना होगा तो उसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसी की जो लिमिट है उसे इंक्रीज किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओल्ड जो लिमिट थी 87A की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए 87A की जो ओल्ड लिमिट है वो है 3.5 लाख रुपए। ठीक है, जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में भी एप्लीकेबल है। और ये जो न्यू लिमिट है 87A की, इससे कर दिया गया 5 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, सपोज आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 3 लाख रुपए होती है। ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम, यहां मैं जीटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, टीटीआई की बात कर रहा हूं, यानी सारी डिडक्शंस लेस करने के बाद जो टोटल टैक्सेबल इनकम आती है वो आपकी 3 लाख रुपए आती है। तो आपको पता होगा कि स्लैब रेट्स क्या चलते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उन्हें रिटर्न फाइल करनी होती है, जिनकी एज 60 साल या उनसे कम होती है। यहां पर मैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो ज्यादा होती है। यहां पर मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रहा हूं जिनकी एज अप टू 60 ईयर्स है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि स्लैब रेट अगर 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के अंदर आपकी इनकम है तो 5% का रेट एप्लीकेबल होगा। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 10% का रेट एप्लीकेबल होगा। 10 लाख 1 रुपए से लेकर जितना भी आप अर्न करेंगे वहां पर 30% का रेट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद अगर 50 लाख से ज्यादा इनकम है आपकी पूरे साल में तो 10% सरचार्ज लगेगा बेसिक वैल्यू पर, जो बेसिक टैक्स बनेगी आपकी। उसके बाद अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 15% सरचार्ज लगेगा और उसके बाद शेष लगेगा 4%। ठीक है, अगर मानकर चलिए इनकम 50 लाख से कम है तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट आपको शेष लगेगा 4%। तो ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी जैसे अभी तक थी। फ्रेंड्स अब हम अपने एग्जांपल पे वापस से आ जाते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, जो कि अभी करेंटली चल रहा है, इसमें टोटल टैक्सेबल इनकम यानी टीटीआई 3 लाख रुपए बनती है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, सारी डिडक्शंस कट करने के बाद। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। यहां पर रेसिडेंट जोड़ दीजिएगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 2.5 लाख है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यहां पर मैंने माइनस कर दिया 2.5 लाख रुपए 3 लाख में से, तो रेस्ट कितना बचा 50,000 रुपए। और रेट कौन सी एप्लीकेबल होगी 5 लाख तक अगर इनकम है तो 5%। तो 50,000 पे 5% अगर हम रेट एप्लीकेबल करेंगे तो हमारी टैक्स बनेगी 2,500 रुपए की, जो कि मैंने यहां लिखी हुई है। इसके बाद अंडर सेक्शन 87A में आपको 2,500 की रिबेट मिल जाएगी, तो आपकी टैक्स पेबल बनेगी 0। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि अगर मानकर चलिए आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 2,500 से कम बनती है, मानकर चलिए आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है 2,200 रुपए, तो आपको रिबेट मिलेगी 87A में 2,200 की। ऐसा नहीं होगा कि आपको 2,500 की रिबेट मिलेगी और आपको 300 रुपए रिफंड किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम आपको 2,500 है और फिर अगर आपकी जितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जितनी गवर्नमेंट को पे करने की लाइबिलिटी बनती है, वो अगर कम है तो उतने की ही रिबेट मिलेगी आपको 87A में। ठीक है, ये क्लियरिटी रखिएगा माइंड में। और इसी के बाद आपके शेष वगैरह ऐड होंगे। अगर मान के चलिए इसके बाद
कोई अमाउंट बचता, जैसे कि मेरे केस में मैंने एग्जांपल में लिया है कि मेरा जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है, यानी मुझे गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करना है, तो इस केस में सेस वगैरह नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मानकर चलिए मेरा इसके बाद 200 रुपए बचता, क्योंकि मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 2700 की होती, डिडक्शन मुझे जो रिबेट है वो मुझे मिलती 2500 की, उसके बाद 200 रुपए बचते, तो उसके ऊपर मेरा सेस 4% एप्लीकेबल हो जाता। और इसके अलावा अगर मानकर चलिए मैं लेट रिटर्न फाइल करता तो इंटरेस्ट लगता, फिर पेनल्टी भी लग सकती थी। ये सारी चीजें आपको पता है, और पेनल्टी अलग अलग केसेस में अलग अलग लगती है, 1000, 5000, 10,000 का कॉन्सेप्ट है अलग अलग केसेस में। तो ये आप समझ गए कि 18-19 में अगर आपकी 50,000 इनकम है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और 87A किस तरीके से वर्क करेगा। अब अगर हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं हम अपने अनदर एग्जांपल में, जिसमें कि 18-19 का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है ताकि मैं आपको 87A का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकूं। अभी हम आएंगे 19-20 के कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे कि इनकम मेरी टीटीआई 3.5 लाख हो जाती है 18-19 में, तो मेरी जो रेस्ट बची बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को कट करने के बाद जो इनकम बची जिसके ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा वो 1 लाख रुपए बची, जो कि मैंने यहां लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं 1 लाख। इसके ऊपर 5% का रेट अगर हम एप्लीकेबल करें तो हमारी जो आपको टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो 5,000 रुपए की आएगी। उसमें हम रिबेट ले लेते हैं 87A में 2,500। अब हमारी टैक्स पेबल बनी आपको 2,500 रुपए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम सेस वगैरह लगाएंगे 4%, अगर लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, तो वो सारी चीजें मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ आपको मैंने यहीं तक दिखा दिया है कि आपकी 2,500 की टैक्स लाइबिलिटी बनी। आपने देखा कि मैक्सिमम आपको 2,500 तक की रिबेट मिली है। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे, जहां मेरी इनकम टीटीआई 18-19 में 3,50,001 रुपए बनी है। तो उस सिचुएशन में देखिए क्या होगा, हमारी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, इसे माइनस करने के बाद हमारी जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो आ गई है इनकम 1,01,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर 5% का रेट एप्लीकेबल होगा, जिससे हमारा अमाउंट आएगा राउंडिंग फिगर में 1 रुपए के ऊपर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 5,000 रुपए आप मानकर चलिए, ठीक है। 5,000 रुपए आपको अमाउंट आएगा यहां पर, यानी टैक्स लाइबिलिटी हमारी आएगी। और यहां पर हमें 87A की डिडक्शन यानी जो रिबेट है वो नहीं दी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपकी जो 87A की जो लिमिट है वो 3.5 लाख रुपए की है। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम यानी टीटीआई 3.5 लाख से ज्यादा हो जाती है सारी डिडक्शंस को लेने के बाद, यानी मैं टीटीआई की बात कर रहा हूं, 1 रुपए भी ज्यादा हो जाती है, जैसा कि मैंने ये केस लिया हुआ है 3,50,001 रुपए, तो इस सिचुएशन में आप 87A की जो रिबेट है वो नहीं ले पाएंगे, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसे आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बिना रिबेट के, ठीक है। और यहां पर आपको सेस लगेगा, जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल में 5,000 लिया, इसके ऊपर 4% सेस लगेगा। आफ्टर ड्यू डेट अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट और लेट फी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो आपको यहां पर लग जाएगा। लेकिन 87A की जो रिबेट है वो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी टीटीआई 1 रुपए से इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। 1 रुपए से जैसे इंक्रीज हो उसके बाद जितनी भी इंक्रीज हो आप 87A की जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। तो वही केस आपको 19-20 में भी एप्लीकेबल हुआ है, वहां पर जो लिमिट है उसे 5 लाख कर दिया गया है। तो भूल कर भी ये नहीं सोचें कि आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे 5 लाख किया गया है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, आपको रिटर्न तो फाइल करनी है, उसके बाद आपको सारी जो कैलकुलेशन है टैक्स की वो सारी करनी है, सिर्फ आपको रिबेट मिल जाएगी। तो चलिए अब हम 19-20 के एग्जाम्पल पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा और किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है बजट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019, उसके बाद मैंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 लिखा हुआ है, यानी आपकी जो 19-20 में जो आप अर्न करेंगे, जिसकी रिटर्न आप फाइल करेंगे 20-21 में। तो यहां पर देखिए ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इनकम के हेड्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीपीबी यानी प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स होते हैं। तो यहां पर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसमें मैंने 2 हेड्स का यूज किया है। एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो कि मोस्टली सभी के केसेस में एप्लीकेबल होता है, सभी कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट वगैरह अर्न करते हैं, चाहे बैंक हो या किसी ऐसे ही थर्ड पर्सन से कर लेते हैं। और साथ में मैंने यहां पर बिजनेस को लिया हुआ है, ठीक है।
यानी पीजीबीबी को लिया हुआ है, बाकी मैंने हेड्स को भी यहाँ पर हटाए हुए हैं। आपके जो भी हेड्स हो वो आप यहाँ पर मेरे एग्जांपल में एप्लीकेबल कर लेंगे। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये सारी चीजें की हुई है, ये सब तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 5,80,000। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है, सारी जो एक्सपेंसेस है उसे लेस करने के बाद जो इनडायरेक्ट हमें इनकम होती है उसे ऐड करने के बाद हमें आ रहा है, ये सारी जो इनकम है बिजनेस से रिलेटेड है, ये मुझे आ रहा है 6,46,500 रुपए। ठीक है, अब आ जाइए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कंप्यूटेशन कर लेते हैं इनकम का। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट 6,46,500। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, बैंक और पोस्ट ऑफिस, जहां पर भी अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वो मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा है कि मुझे 10,000 रुपए रिसीव हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम MIS, मंथली इनकम स्कीम, जो कि पोस्ट ऑफिस वगैरह बैंक वगैरह में चलती है, उससे मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 20,000 रुपए का रिसीव हुआ है। तो टोटल मेरी जो GTI हो गई है वो हो गई है 6,76,500। तो इसे हमें फॉलो नहीं करना है 87A के केस में, यही मैं बोल रहा था, GTI को हमें फॉलो नहीं करना है। इसके बाद हमें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जिसमें कि आपको सेक्शन 80 में आपको डिडक्शंस मिलती है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, 80C, 80D, 80CCD, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। तो जैसे कि नॉर्मल सभी के ऊपर जो एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें कि सभी लोग डिडक्शंस लेते ही हैं, 80C होता है जिसमें कि आपको LIC वगैरह की जो प्रीमियम होती है उसके ऊपर आपको डिडक्शंस मिलती है। अगर मानकर चलिए उसमें आपने सर्विस टैक्स पे किया है तो उसे हटाकर मैं बात करूं, विदाउट सर्विस टैक्स जो आप प्रीमियम पे करते हैं उस सब के ऊपर आपको डिडक्शंस मिल जाती है। उसके अलावा आप और भी बात कर लीजिए और कौन कौन सी डिडक्शंस लोग लेते हैं। नॉर्मली जो लोग लेते हैं, ऐसे तो लेने को सारी डिडक्शंस ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सभी लोग लेते हैं वो एक 80C की लेते हैं। इसके अलावा जैसे आप अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए लेते हैं, साथ में अगर आपने कोई होम लोन वगैरह लिया है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह पे करना है तो उसकी डिडक्शंस बहुत लोग लेते हैं। उसके बाद 80CCD यानी NPS वगैरह आपने परचेज किया है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए है, ये आपको 1.5 लाख के अलावा मिलेगी। जैसे 80C में एक लिमिट है कि 1.5 लाख से ज्यादा आप जो है डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम आपकी जो अमाउंट है वो 1.5 लाख है। अगर मानकर चलिए आपने LIC की प्रीमियम 70,000 दी है तो उस केस में 70,000 की ही डिडक्शन ले पाएंगे, लेकिन अगर आपने 1.5 लाख तक पे किया है तो सिचुएशन में आप 1.5 लाख तक ही अपनी जो डिडक्शन है ले पाएंगे। अगर आपने 2 लाख रुपए प्रीमियम पे कर दिए तो भी आप 1.5 लाख तक ही डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 80CCD में अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है, मतलब वहां पर पैसे लगाए हैं, तो वहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 रुपए है। कम अगर आपने किया है तो सिचुएशन जितना आपने किया उतना ही आप डिडक्शन ले पाएंगे। तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर एज्यूम किया कि 16,500 रुपए मैंने यहां पर NPS में लगाए हुए हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए इतना अमाउंट किया ताकि मेरा जो TTI है वो पूरा 5 लाख है, ताकि मैं आपको एग्जांपल में अच्छे से समझा सकूं। उसके बाद 1.5 लाख रुपए पूरा का पूरा मैंने LIC प्रीमियम या जो भी जहां पर भी हम करेंगे, मानकर चलिए अपने स्पाउस के लिए, अपने चाइल्ड वगैरह के लिए किया है अपने, तो वो सारी चीजें भी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 80 TTA में मुझे 10,000 की रिबेट मिल रही है, यानी डिडक्शन इसकी भी मिल रही है। ये क्या है 80 TTA? ये है अगर आप इंटरेस्ट उठाते हैं सेविंग अकाउंट से, सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो, तो आपको मैक्सिमम जो रिबेट मिलेगी वो 10,000 रुपए की मिलेगी, 10,000 की। और आप देखिए जो मैंने इंटरेस्ट ऊपर में दिखाया था कि जो मैंने अर्न किया था वो मैंने 10,000 अर्न किया था और मुझे डिडक्शन भी 10,000 की मिल गई। अगर मानकर चलिए यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट अर्न किया होता सेविंग अकाउंट से 9,000 रुपए, तो मुझे यहाँ पर जो रिबेट मिलती वो 9,000 रुपए की ही मिलती। ऐसा नहीं कि मुझे उस केस में आपको 10,000 रुपए की रिबेट मिल जाती। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न की होती 15,000 तो मुझे मैक्सिमम जो रिबेट है वो 10,000 की ही मिलती। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, इन तीनों को जोड़ने के बाद मेरा जो अमाउंट आया है वो 1,76,500 आया है, जिसे मैंने लेस कर दिया GTI में, तो हमारी TTI आ गई है 5 लाख। यानी कि मैं 87A की बेनिफिट ले सकता हूं, मेरा अभी इंक्रीज नहीं हुआ है वैल्यू, 5 लाख तक आप 87A का बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए TTI मेरी 5 लाख है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने यहाँ पर लिखा है जिसके ऊपर की टैक्स चार्ज नहीं होगी, वो 2.5 लाख है फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल अचीव ऑफ एज अंडर 60 ईयर्स। ठीक है, अब मेरी जो रेस्ट इनकम बच गई 2.5 लाख, अगर हम लेस कर दें 5 लाख में से तो हमारी रेस्ट इनकम बचेगी 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए के ऊपर हम अपना स्लैब रेट एप्लीकेबल कर देते 5%।
रेट अभी भी वही है। तो यहां पर देखिए आपकी जो टैक्स बनेगी, जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है टैक्स लाइबिलिटी, वो 12,500 बनेगी। ठीक है, अब आपको 87A में पूरा 12,500 रुपए का रिबेट मिल जाएगा, तो आपकी टैक्स पेबल बनेगी नील। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हमें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देनी है, तो यही सिचुएशन को लेके चल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है। आप 5 लाख से 4 लाख तक आप अर्न करते हैं, 5 लाख तक अर्न करते हैं, तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो 87A है, अब सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने अनदर एग्जाम्पल पे। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। यहां पर मेरी जो टीटीआई बन रही है वो 5,20,000 बन रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 87A का ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। उससे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको और दे दूं। सपोज कीजिए कि आप सीनियर सिटीजन है, तो उस सिचुएशन में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रही है सेविंग अकाउंट वगैरह से, तो उस केस में अगर मानकर चलिए आपको 50,000 तक इंटरेस्ट मिल जा रही है, तो आप 80 TTB में उसकी रिबेट ले सकते हैं पूरी की पूरी 50,000 रुपए। ठीक है, जैसे कि 80 TTA में हम 10,000 तक ही ले सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 10,000। 80 TTB में 50,000 की लिमिट है। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से उम्र ज्यादा है, तो उस केस में ये लिमिट 50,000 की है अंडर सेक्शन 80 TTB। ठीक है, तो वहां पर अगर आपकी इनकम जो इंटरेस्ट से आ रही है वो 20,000 आ रही है, तो आप पूरा का पूरा रिबेट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 50,000 है। और हमारे केस में 10,000 है, जिनकी उम्र 60 साल से कम है, रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे वापस से। यहां पर देखिए 5,20,000 है हमारी टीटीआई। इसके ऊपर अगर हम इनकम को कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले तो हम इस पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेस कर देते हैं, जो कि 2.5 लाख है। तो माइनस होने के बाद हमारे पास जो रेस्ट वैल्यू आएगा जिसके ऊपर हमारी टैक्स कैलकुलेट होगी वो होगा 270। अब यहां पर हमें 14,500 रुपए गवर्नमेंट को पे करने हैं। 270 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया, तो कैसे कैलकुलेट किया? 2.5 लाख के ऊपर हमने 5% के रेट से कैलकुलेट किया है, क्योंकि 5 लाख तक हमारा 5% का रेट एप्लीकेबल है। तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर हमने 5% के रेट से कैलकुलेट किया है, तो वो होगा 12,500, जैसा कि हमने पहले केस में भी देखा था। अब जो हमारे रेस्ट बच गए 20,000 रुपए, क्योंकि टोटल तो हमारी टीटीआई 270 थी, तो 20,000 के ऊपर हमने 10% का रेट एप्लीकेबल कर दिया है, तो उसका अमाउंट आ जाएगा 2,000। तो टोटल 12,500 प्लस 2,000 14,500 हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। यहां पर हम 87A का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यहां पर टीटीआई है वो 520 हो चुकी है, 5 लाख से एक्सीड कर चुकी है। तो इस केस में हमें सेस और ये सारी चीजें पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जैसे कि हमने सेस पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं 580 रुपए, जो कि इस वैल्यू पे होगी 14,500 पे, और हमें टोटल 15,080 रुपए गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड कर जाती है टीटीआई, मैं जीटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, मानकर चलिए आपकी जीटीआई है 7 लाख रुपए, आपने डिडक्शन वगैरह लेकर उसे 5 लाख तक बैठा दिया, यानी कि पूरा का पूरा 5 लाख या 5 लाख से 1 रुपए भी कम कर दिया, तो 87A का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि जो भी डिडक्शंस होती है 80C और भी जो भी डिडक्शंस होती है, सारी लेस करने के बाद आपने वो जो टीटीआई है उसे आपने 5 लाख तक ही सीमित कर दिया है, तो आप 87A की बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। आपकी इनकम भले 8 लाख रुपए हो, आप सिर्फ बेनिफिट ले लें, जो डिडक्शंस है वो लेस कर दें और अपनी टीटीआई को किसी तरीके से 5 लाख तक पहुंचा दें, तो उस कंडीशन में आप 87A का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आपकी टीटीआई 1 रुपए भी इंक्रीज करेगी, तो 87A की बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आपको पूरे के पूरे 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपने अर्न किया उसके ऊपर आपको स्लैब रेट एप्लीकेबल कर देना है और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देनी है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर आपका टीडीएस रिफंड वगैरह बन रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मेरा टीडीएस रिफंड बन रहा है 4,000 रुपए का, तो वो आप लेस कर देंगे, वो सारी सिचुएशन सेम रहेंगी। और मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर मानकर चलिए आपने लेट से रिटर्न फाइल किया तो इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ आपको 1%, और पार्ट ऑफ द मंथ मतलब अगर मानकर चलिए किसी मंथ में, जैसे मानकर चलिए मैंने जनवरी की 1 तारीख को रिटर्न फाइल की, तो उस केस में मुझे जनवरी को भी कैलकुलेट करना है। भले 1 तारीख को मैंने रिटर्न फाइल की, लेकिन मुझे जनवरी को भी कैलकुलेट करना है, इसीलिए पार्ट ऑफ द मंथ मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा
लेट रिटर्न फाइल करने पे आपको लेट फी भी मालूम होगा। अंडर सेक्शन 234F में आपको अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा है तो जो गवर्नमेंट की जो ड्यू डेट है उसके बाद आप दिसंबर 31 तक करते हैं तो 5,000 है। उसके बाद अगर करते हैं रिटर्न फाइल तो 10,000 हो जाती है, 5 लाख से इनकम जिनकी ज्यादा होती है। और अगर मानकर चलिए आपकी जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन आपकी जो टीटीआई है वो 2.5 लाख तक ही है तो वहां पर आपको कोई भी मतलब जो लेट फी है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। 2.5 लाख से जैसे एक्सीड करेगी और 5 लाख तक रहेगी तो 1,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बेसिक मैंने आइडिया दे दिया कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होती है 1% वो भी कैलकुलेट होती है आपकी। ये जो टैक्स का अमाउंट है 14,500, इस पर ऐसा नहीं कि आप सेस वगैरह को भी लेकर कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे आ जाते हैं और अब जो छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, जो छोटे मोटे सेक्शंस में आपकी लिमिट बढ़ी है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ऐसे आपने अब ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि ये जो 5 लाख है एक्चुअल है क्या। फ्रेंड्स अब हम ये भी समझ लेते हैं कि बजट 2019 में हमें और क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डिडक्शन थी जिससे 40,000 बताया गया था उसे अब इंक्रीज करके 50,000 रुपए कर दिया गया है बजट 2019 में। इसके बाद हम बात करेंगे हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में। मानकर चलिए 18-19 की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर आपके पास 2 मकान है जिसमें से आपके पास जो एक मकान है जिसमें आप सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद रहते हैं और जो अनदर मकान है वो आपका खाली पड़ा हुआ है, आपने रेंट पर नहीं लगाया है, ना आप उसमें खुद भी रहते हैं, ऐसे कभी कभी जाते हैं लेकिन रहते नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको उसके ऊपर नॉशनल रेंटेड करके आपको टैक्स पे करनी पड़ती थी अनदर जो आपके पास हाउस है उसके ऊपर, ठीक है। अब जो बजट 2019 है इसमें क्या किया गया है, वहां पर आपके पास एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रह सकता था, बाकी जितने मकान है उसके ऊपर आपको नॉशनल रेंटेड करके इनकम दिखाकर गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती थी। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 यानी जो बजट 2019 का है इसमें क्या किया गया है, यहां पर आपको 2 मकान फ्री किए गए हैं। यानी अगर आप एक मकान में रहते हैं और दूसरा मकान जो है आपका वो खाली भी पड़ा हुआ है, यानी आपके पास टोटल 2 मकान है, एक मकान में आप खुद रहते हैं और दूसरा मकान आपका खाली पड़ा हुआ है, आपने रेंट पर नहीं लगाया है, तो आपको वो फ्री है, उसके ऊपर आपको कोई इनकम नहीं दिखानी है नॉशनल रेंटेड के नाम से, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ये समझे कि मानकर चलिए जो दूसरा मकान है उसे आपने रेंट पर लगा के रखा है तो फ्रेंड्स उस केस में तो आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, जो भी आपकी इनकम आ रही है उसे आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा और टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब हम तीसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपके पास 3 मकान है, 2 से ज्यादा मकान हो गए, यहाँ पर 2 मकान फ्री किए गए हैं, 2 हाउस को फ्री किया गया है। तो इस केस में 3 मकान है, तीनों मकान खाली है, एक मकान में आप रहते हैं और 2 मकान जो आपके रेस्ट बचे हुए हैं वो खाली आपने रेंट पर नहीं लगाए हुए हैं। तो इस केस में आपको 2 मकान फ्री किए गए हैं, एक दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना गया है, लेकिन जो तीसरा मकान है उसके ऊपर आपको नॉशनल रेंटेड के नाम से गवर्नमेंट को टैक्स पे करनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, तीसरे मकान के ऊपर आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स इसके अलावा ये भी बेनिफिट हमें मिली है कि अभी तक जो हमें पोस्ट ऑफिस या बैंक से फिक्स डिपॉजिट ETC के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलती थी, तो अगर वो 10,000 से एक्सीड हो जाती थी तो हमारी TDS कट जाती थी, ठीक है। तो वो लिमिट 10,000 से 40,000 रुपए तक कर दी गई है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कभी भी जो सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिलती थी उसके ऊपर बैंक वगैरह TDS नहीं काटती थी, जैसे फिक्स डिपॉजिट ETC से जो आपको इंटरेस्ट मिलती थी उसके ऊपर TDS कटती थी। 10,000 से जैसे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाती थी पूरे साल में, उसे अब इंक्रीज करके 40,000 रुपए कर दिया गया है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा मैं ये भी बता देता हूं। जैसे मानकर चलिए आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे कम है, जैसे मानकर चलिए आपकी टोटल GTI, मैं GTI की बात कर रहा हूं, 2.5 लाख या उससे कम बनती है, तो उस केस में बहुत से लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। इस केस में कौन कौन से लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जिन्हें की लोन वगैरह लेना होता है तो वहां पर हमें ITR वगैरह देनी होती है, तो उस केस में लोग रिटर्न फाइल करते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें कैपिटल वगैरह बनाना होता है तो रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसे नॉर्मली देखा गया कि जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होती है तो वो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते। मैं यहां पर GTI की बात कर रहा हूं, TTI की बात नहीं कर रहा हूं। GTI अगर आपकी 2.5 लाख उससे कम है तो आप रिटर्न फाइल नहीं करते, ठीक है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में फ्रेंड्स अगर आपकी जो पोस्ट ऑफिस या बैंक से जो TDS कट हो जाती थी तो मानकर चलिए जो आपको रिफंड लेना होता था उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। तो अब आपकी ये जो लिमिट है उसे 40,000 कर दिया गया, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। इसके अलावा जो
अलग अपडेट है वो भी मैं आपको दे देता हूं, जो अनदर अपडेट है। जैसे कि अगर हम रेंट पे करते थे तो वहां पर अगर हम 1,80,000 तक रेंट पे कर देते थे, 1,80,000 से मतलब ज्यादा हम रेंट पे कर देते थे तो हमें टीडीएस काटनी पड़ जाती थी, ठीक है। अब उसकी लिमिट को 2,40,000 रुपए कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2019 यानी बजट 2019 में, ठीक है। यानी कि अगर आप पूरे साल में 2,40,000 तक किसी को रेंट पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले 1,80,000 रुपए हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई है, आपको क्लियरिटी मिली है इसे देखने के बाद, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। और फ्रेंड्स, अगर मुझसे कहीं भूल हुई हो तो उसके लिए सॉरी मैं कह देता हूं पहले ही। और अगर आपको बहुत ज्यादा वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।